तो आज के सेशन हम लोग बेसिकली जो स्टार्ट करेंगे बात, वो आपकी बात करेंगे स्टार्ट बायो टेक्नोलॉजी से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग बट जस्ट द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। ओके, अब किस टाइप से इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है कि हम लोग जब भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो कुछ मेडिसिन का कंजम्पशन करना पड़ता है हम लोगों को, कुछ थेरेपीज होती हैं, कुछ हाई क्लास थेरेपीज होती हैं। इन सबके अगर हम लोग नॉर्मल वे में बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का यूसेज होता है, चाहे आप उनके सॉइल्स के बारे में बात करें मेडिसिन के, या फिर बेसिकली हम लोग जितने भी डायग्नोस्टिक मेथड्स होते हैं उनके बारे में भी बात करें तो ये आपके काफी पुराने तरीके हैं बायोटेक्नोलॉजी के। लेकिन ये वाले जो बायोटेक्नोलॉजी के तरीके हैं ये केवल ह्यूमंस के लिए वैलिड है, जो मेडिकेशंस वगैरह है या फिर कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी वैलिड है, जो आपके बेसिकली ह्यूमंस को बेनिफिट करते हैं। ठीक है, या फिर जैसे जूलॉजिकल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, इनमें भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि अगर बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं तो इस बायोटेक्नोलॉजी को हमने कहीं ना कहीं क्लासिफाई भी करना पड़ेगा, और किस टाइप से क्लासिफाई करना पड़ेगा सो दैट सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस और वेटेज निकल करके सामने आ पाए आपके। तो जब भी हम लोग कभी ऐसे सेगमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं जिस सेगमेंट में हीमोग्लोबिन आपका रेस्पिरेटरी मटेरियल पाया जाता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कलर कोड देते हैं। बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी है इसको हम कलर कोड्स में क्लासिफाई करते हैं। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो उसको हम लोग कलर कोड में देते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें ह्यूमंस आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ आ जाएगी आपकी, जिनमें भी आपके हीमोग्लोबिन होगा उनको हम लोग रखेंगे अंडर रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कई सारी चीजों को कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीन के बारे में जितनी भी बातें होंगी, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, चाहे जीन एडिटिंग हो, ऑल आर कवर्ड अंडर रेड बायोटेक्नोलॉजी ओनली। ओके, health related aspects like diabetes, okay, cancer, AIDS, recent days में अगर आप देखें तो कोरोना पैंडेमिक, all are covered under red biotechnology only. Okay, second branch of biotechnology will be related to obviously green pigmentation chlorophyll, means it directly related with the plant kingdom, hence this kind of biotechnology will called as green biotechnology. अब ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हम लोग कई टाइप के हाइब्रिड क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका हाइब्रिड क्रॉप्स और दूसरा होता है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसमें हम लोग बेसिकली, आप लोगों ने भी शायद नाम सुना हो, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर हम लोग देखें तो जीएम क्रॉप्स के बारे में भी देखेंगे, डीएमएच धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, राइट। अब यहाँ पर मैंने जितने भी अभी तक नाम लिखे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें डायरेक्टली आप सारी चीजों को यहीं पर कवर करेंगे, जितने भी मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं ऑल आर कवर्ड अंडर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी ओनली। ओके, तो ये जितने भी नाम मैंने लिखे हुए हैं ये आपके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, नथिंग एल्स। चाहे आप पीटी के लेवल पर देखें, चाहे आप मेंस के लेवल पर देखें, बट ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं। यहाँ से आपका मेंस के लेवल पर भी क्वेश्चन रहा है, लेकिन पीटी के लेवल पर भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। लेकिन इशू ये है कि इसमें ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, ये उतना वास्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, थर्ड वन विल बी कंसिडर्ड एज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अब जैसा कि कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली ये वाटर से रिलेटेड ही होना चाहिए, तो ये आपका बेसिकली एक्वेटिक लाइफ को रिलेट करते हुए है। और समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर बेसिकली सबसे ज्यादा
रिसर्च नहीं हुई है, ठीक है, मतलब यहाँ पर सबसे कम रिसर्च हुई है, सबसे ज्यादा रिसर्च इन दो सेगमेंट्स में हुई है, सबसे सेगमेंट में हुआ, और चौथा is considered as white biotechnology. White biotechnology is also known as industrial biotechnology. Basically a pharmaceutical industry फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। और यहीं पर हम लोग एक टॉपिक और कवर करेंगे जो जीएस मेंस का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, थर्ड पेपर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हिंदी में इसको बोल सकते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी इवेंट्स होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वो सारी चीजें यहां पर कवर करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ यहां पर बेसिकली ट्रिप्स को भी हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे, ट्रिप्स को भी रिलेट करते हुए चलेंगे, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ जो, ठीक। तो यहां पर बेसिकली एक 4 टाइप से हम लोग क्लासिफाई करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को। इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट। Completed? Yes, sir. हेडिंग डाल लेंगे आप, रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, अब देखिए रेड बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो अगेन उसी वर्ड से स्टार्ट करेंगे जो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। दैट वर्ड इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। इसका मेनली काम क्या है, इस बात को जानने की कोशिश करिए। देखिए आपके ब्लड में कई सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है। बेसिकली ये 4 कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन ब्लड के। और जितने भी हीमोग्लोबिक एनिमल्स हैं जिनका ब्लड रेड कलर का अपीयर होता है, उन सबके साथ यही सेम केस होता है, ठीक है। जैसा कि वर्ड में यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होता है हीमो। हीमो वर्ड जो डेराइव किया गया है वो एक आयरन की ओर है, हेमेटाइट, यहां से डेराइव किया गया है। हेमेटाइट वर्ड जो डेराइव किया, ये जो हीमोग्लोबिन वर्ड डेराइव किया गया है, ये आयरन की ओर है, हेमेटाइट, यहां से डेराइव किया गया है। अब आप सोचिए अगर आयरन की ओर है तो यहाँ पर फिजिक्स या केमिस्ट्री की भी आपकी ब्रांच होती है, ये दोनों के लिए कॉमन होती है ब्रांच, जिसमें प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म की, यानी चुंबकत्व की। तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी अगेन अगर आप देखें तो 3 टाइप की होती हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। इन 3 टाइप के मैग्नेटिज्म में या तो जो एलिमेंट है हीमोग्लोबिन, ये कुछ एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या कुछ एलिमेंट को अपने से रिपेल करेगा। अगर ये कुछ एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो पॉइंट नंबर 1, तो जब आपका ब्लड सर्कुलेट होगा या ब्लड फ्लो होगा तो उस ब्लड फ्लो के ड्यूरेशन में जो एलिमेंट को ये अट्रैक्ट करेगा उनको अपने साथ एक जगह से या एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक फ्लो करता हुआ ले जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर ये उनको अट्रैक्ट ना करके रिपेल भी करेगा, तब भी आप सोचिए अगर ये आरबीसी हो और ये कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ये रिपेल कर रहा हो, तब भी तो एक फोर्स प्रोवाइड करेगा, इसे आगे पुश करेगा।
ठीक है। अगर ये इसे आगे पुश करेगा तो इस कंडीशन में अगेन ये आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर के जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ठीक। और अगर आपने कभी भी लाइफ में थोड़ा बहुत भी बायो को पढ़ा है तो इस चीज को शॉर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो ह्यूमन ब्लड होता है ये वेरियस काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपना बेस बना करके या तो अट्रैक्ट करके या रिपेल करके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक लेकर के जाएगा, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब मैं इसको एक वर्ड से रिप्रेजेंट करता हूं हीमोग्लोबिन को कि ये बोला जाता है आपका रेस्पिरेटरी ऐसा एलिमेंट है जो कभी भी अकेले मूव नहीं करता, जो कभी भी अकेले मूव नहीं करता है, ये हमेशा अपने साथ 4 ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, हमेशा अपने साथ 4 ऑक्सीजन को लेकर के मूव करेगा। अब यहां पर एक और पंक्चुएशन आ सकता है आपके लिए। इफ आई एम आस्किंग टू यू कि व्हाट इज द कलर ऑफ योर ब्लड, ठीक है, द आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर विल बी रेड। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर मैं आपसे यहीं पर आस्क करूं कि व्हाट इज द कलर ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, अब आप में से कुछ लोग यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि कंसिडर द रूह अफ़ज़ा, राइट, कि अगर रूह अफ़ज़ा रेड है तो मैं उसको मान लेता हूँ हीमोग्लोबिन। अब उसको मैं वाटर में कितना भी मिलाता रहूंगा तभी वो रेडी तो रहेगा ना, लेकिन ये ब्लड के साथ वैलिड नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का कलर हमेशा वेरी करता है पर्पल टू वायलेट, ऐसा वेरी करता है पर्पल टू वायलेट। देखो लड़कों को इसमें ज्यादा डिफरेंस समझ में आएगा नहीं, लड़कियां ज्यादा अच्छे बता सकती है कलर का डिफरेंस कि पर्पल कैसा होगा, वायलेट कैसा होगा, बट इसका जो एक्चुअली कलर होता है हीमोग्लोबिन का, ये पर्पल टू वायलेट वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द जीन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। लेकिन चूंकि ये अपने साथ हमेशा 4 ऑक्सीजन को कैरी करके आगे बढ़ता है, अगर ये अपने साथ 4 ऑक्सीजन को कैरी करके आगे बढ़ता है तो इसको अब हम लोग यहाँ पर हीमोग्लोबिन ना कह करके इसको हम लोग नाम देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला हीमोग्लोबिन में आयरन का कंटेंट है, पॉइंट नंबर 1। आयरन की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी कभी आयरन में मॉइस्चर मिलेगा और एयर मिलेगा, क्या मिलेगा? मॉइस्चर मिलेगा और एयर मिलेगा। अब ब्लड आपका ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, ऑक्सीजन भी साथ मिला, तो इस कंडीशन में आयरन हमेशा रस्टिंग की प्रॉपर्टी को शो करता है, उसमें हमेशा जंग लगना स्टार्ट होता है, और अगर आपने कभी भी रस्ट लगते हुए देखा होगा तो स्लाइटली रेडिश कलर का अपीयर होता है। अब चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्वांटिटी एम्पल अमाउंट में है, इसके कारण आपका ब्लड कैसा कलर का अपीयर होगा? रेड कलर का अपीयर होगा। दैट इज द रीजन कि आपका ब्लड रेड अपीयर क्यों होता है। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर होगा यहाँ तक का, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन बना किस चीज का होता है, तब तो हम लोगों को जीन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपका कुछ भी नहीं है, एक स्पेशल काइंड का प्रोटीन है जिसमें आयरन का कंटेंट एम्पल अमाउंट में पाया जाता है, ठीक। हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट जस्ट अ काइंड ऑफ प्रोटीन हैज एम्पल अमाउंट ऑफ आयरन इन इटसेल्फ। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ, यू कैन से, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब यहां से आपका स्टार्ट होगा बेसिकली जीन का फॉर्मेशन। जब ब्लड की बात करते हैं, देखिए जब कभी हम लोग बेबी के बर्थ साइकिल की भी बात करेंगे, बेबी के जन्म चक्र की भी बात करते हैं, तो उसमें एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो पहली चीज बनती है स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद, वो भी प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा इज द प्रीमैच्योर स्टेज ऑफ, यू कैन से, ब्लड,
मतलब ब्लड का प्री मेच्योर स्टेज बोल सकते हो, मेच्योर्ड स्टेट में नहीं होता है वो वहां पर, लेकिन वही चीज आगे जाकर के जीन का निर्माण करेगी, जीन का फॉर्मेशन करेगी। जब जीन का फॉर्मेशन होगा जिसके कारण बेबी में अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, चाहे वो मदर से बोरो करने वाले हो, चाहे वो फादर से बोरो करने वाले हो। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो मैं एक दो पॉइंट आपको डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग चाहे तो साथ में राइट कर लीजिए सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन। ह्यूमन ब्लड कंटेन्स हीमोग्लोबिन, human blood contains hemoglobin as their respiratory pigment, as their respiratory pigment, as their respiratory pigment, right? Hemoglobin always carries 4 oxygens along with them. Hemoglobin always carries 4 oxygens along with them. Hemoglobin always carries 4 oxygen along with them and forms oxyhemoglobin, and forms oxyhemoglobin, due to which the color of human blood appears to be red. Due to which the color of hemoglobin appears to be red. Appears to be red, while the actual color of hemoglobin is, while the actual color of hemoglobin varies from purple to violet, varies from purple to violet, varies from purple to violet. Now, see here, अभी लिखिएगा नहीं, केवल देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अगर ये चीज आपके समझ में आ गया तो शॉर्ट वे में आपको बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी रेड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, चाहे पीटी के लेवल पर चाहे मेंस के लेवल पर, आज के बारे में हम लोग, आज की क्लास में हम लोग केवल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग इसमें राइटिंग स्किल्स वगैरह पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बोला हीमोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक, प्लस आयरन कंटेंट। ठीक है, ये आयरन कंटेंट मेरे ब्लड में, आपके ब्लड में या किसी और के भी ब्लड में, चाहे मैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हूं या फिर नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन हूं, ये कॉमन रहेगा। तो मतलब वेरिएशन तो कहीं ना कहीं होगा, तभी डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आते हैं, राइट। तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन आता है इसके कारण, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन। ठीक, अब ये वेरिएशन आता है क्यों? देखिए, जब भी आप कोई भी फूड एलिमेंट को कंज्यूम करते हैं तो आपके डाइजेशन प्रोसेस में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि अगर आप दालों का ज्यादा सेवन करते हैं या फिर आप सोयाबीन को कंजम्पशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में जाकर के प्रोटीन के फॉर्मेट में स्टोर या डिपॉजिट हो जाएगा। हाँ, ये जो बॉडी बिल्डिंग पाउडर्स वगैरह आते हैं, इनमें कुछ एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्मेट में प्रोटीन हो सकता है, बाकी जो नॉर्मल फूड होता है उसमें एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्मेट में नहीं होता है। वो आपकी बॉडी में जाकर के वेरियस काइंड की बायोकेमिकल रिएक्शंस को शो करेगा। जब बायोकेमिकल रिएक्शन शो होंगी तो उन बायोकेमिकल रिएक्शन के बाद आपका लास्ट स्टेज में प्रोटीन बनता है जाकर के, जो या तो आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करेगा या हेल्दी बनाएगा, या फिर कहीं ना कहीं आपके शरीर में मसल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जाकर के। बट अल्टीमेटली ये आपका सबसे मैच्योर्ड स्टेज होगा प्रोटीन। तो मैच्योर्ड स्टेज से पहले भी ऑब्वियसली मैच्योर स्टेज हो सकती है जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन जारी रहता है। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा वो किस प्रकार से हो सकता है।
वो होता है न्यूक्लिक एसिड की हेल्प से। किसके हेल्प से? न्यूक्लिक एसिड के हेल्प से। अब अगर यहां पर ये न्यूक्लिक एसिड की आप हेल्प लेते हैं तो न्यूक्लिक एसिड में आप दो बातों को ध्यान रखिएगा प्राइमरी तौर पर। दोनों ही नाम आपके सुने हुए होंगे। फर्स्ट वन विल बी कॉल्ड एज डीएनए एंड सेकेंड वन विल बी कॉल्ड एज आरएनए। First one will be called as DNA and second one will be called as RNA. If I just pronounce the full form of this one, then you can say your answer will be deoxy. Mind my word. Deoxy. While this one is ribonucleic acid in simple format. This one is deoxyribonucleic acid. This one is simple ribonucleic acid. It indicates D. Word means deficiency. Word D stands for deficiency. Deficiency का मतलब कमी है इसमें ऑक्सीजन की और इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है। फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कंबशन, दहन। फॉर कंबशन ऑफ एनी एलिमेंट और for transformation of one element into another kind of element, one important gas is required. That gas is called as oxygen gas. तो यहां पर आपकी ऑक्सीजन गैस ज्यादा है, यहां पर ऑक्सीजन गैस की डेफिशिएंसी है। नाउ आंसर में कि किसमें ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा होगा? जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगा क्योंकि कंबशन रेट उसका ज्यादा रहेगा, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा रहेगा और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कम रहेगा, क्योंकि या फिर आपके काफी हद तक कम रहेगा। डी का मतलब डेफिशिएंसी, क्योंकि ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट। पॉइंट नंबर 1। अब आपने एक सॉन्ग सुना होगा बड़ा ही प्यारा सा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। क्यों इंसान की औलाद इंसान ही बनेगी? आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज देयर जेनेटिक मटेरियल इज नथिंग बट जस्ट डीएनए। While in case of microbes like bacteria, fungi, वायरस को इंक्लूड नहीं करेंगे अभी यहाँ पर, हालांकि वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है, लेकिन वायरस जो है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का एक इंटरलिंक है। जब तक वो आपकी बॉडी के भीतर है तब तक वो लिविंग थिंग की तरीके से ट्रीट किया जाता है, और जैसे ही वो आपकी बॉडी के बाहर है, नॉन लिविंग सरफेस पर है, तो वो नॉन लिविंग बीइंग की तरीके से बिहेव करता है। बट फिर भी अगर हम लोग माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट विल बी कॉल्ड एज आरएनए। जबकि ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग का या फिर वेल डेवलप्ड एनिमल्स का जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट विल बी कॉल्ड एज डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए के केस में ऑक्सीजन का ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो इस कंडीशन में जो पेरेंट बैक्टीरिया होगा, पेरेंट वायरस होगा, उसका जो डॉटर होगा या उसका जो आगे बच्चा जो भी होगा, उसका जो भी आगे संतान होगी, वो सेम अपने पेरेंट जैसी होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जबकि इन केस ऑफ ह्यूमंस डीएनए चूंकि उनका जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए इनके केस में शॉर्ट वे में जैसे पेरेंट्स होंगे कुछ उसी से रिलेटेड उनका चिल्ड्रन होगा, जबकि इस केस में ऐसा नहीं होगा। यही एक कारण है, इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप आजकल के न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हैं कि कोरोना वायरस अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यूअसली रिपीटेडली चेंज करता हुआ चला जा रहा है। कारण बिकॉज इट हैज एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू विच it can survive in any type of condition. For example, my name is Piyush Singh and I have DNA as my genetic material. Okay, if DNA is my genetic material, तो इस केस में पॉइंट नंबर 1, मैं जहां पर अच्छे से सर्वाइव कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में, तो मेरी बॉडी यहाँ के लिए अडेप्ट हो चुकी है, मेरा जीन यहाँ के लिए अडेप्ट हो चुका है। अब अगर मेरे को बोला जाए कि आपको अंटार्कटिका में रहना है जाकर के, तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी हार्श कंडीशंस फॉर मी।
बट अगर किसी आर्कटिक वाले को बोला जाए कि आप हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप के क्लाइमेट में जाकर के सर्वाइव करिए, तो उसके लिए वहां पर सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग जीन को तुरंत ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, जबकि माइक्रोब्स कैन। दैट्स व्हाई कोरोना वायरस एक ग्लोबल पैंडेमिक इतनी सीवियरिटी के साथ बनता चला जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें आई न्यूक्लिक एसिड के केस में। फर्स्ट वन डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, सेकेंड वन रिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। एक डिफरेंस आपको पता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन डीएनए एंड लो, सॉरी उल्टा बोल गया, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लो इन डीएनए एंड मोर इन आरएनए। पॉइंट नंबर 1। इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली, अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं तो उन एलिमेंट्स से इनका क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये ड्रॉप करना है तो कर लीजिए, हालांकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अभी तक के लेवल पर आपके लिए। देखिए कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, या अर्ली फेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड यूटेंस है। ठीक, देखिए इसमें मैं कुछ यहां पर नाम लिखता हूं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एडेनिन, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ग्वानिन, ठीक, थर्ड वन इज कॉल्ड एज साइटोसिन, fourth one is called as thymine, and fifth element is called as uracil. There are 5 elements. First one is adenine, second one guanine, third one cytosine, fourth one thymine, and fifth one uracil. आपको अगर इनका पूरा का पूरा नाम याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, मैं केवल एब्रीविएशन लिख देता हूं, आप लोग केवल एब्रीविएशन को ध्यान दीजिएगा। एडेनिन को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, थाइमीन को टी से, यूरेसिल को यू से। ठीक है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। नाउ इस केस में अगर मैं इन 4 को एक ग्रुप में रख दूं, ठीक है, और इनको दूसरे ग्रुप में, तो जो मैंने ग्रीन कलर, पता नहीं आप लोगों को ग्रीन कलर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन दिस साइड विल बी कॉल्ड एज डीएनए। ठीक है, and this red one is called as RNA। मतलब इन 4 का कॉम्बिनेशन है, ये चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों के लिए कॉमन है। ये जो 3 एलिमेंट है ए जी सी, common for DNA as well as RNA, while T is the abbreviation of DNA only, U is the abbreviation of RNA only। Means जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आपका बेसिकली जो DNA है ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, और जो RNA है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस केस में मतलब ये ऑक्सीजन ज्यादा को कैरी कर रहा है एंड दिस वन इज कैरिंग लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल। अभी आप इस डायग्राम से केवल एक चीज ये समझ पाए हैं कि कौन सा एलिमेंट है जो डीएनए को ऑक्सीजन डेफिशिएंट बना रहा है और कौन सा एलिमेंट है जो आरएनए को ऑक्सीजन एफिशिएंट बना रहा है। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन इफ यू कैन।
कंप्लीटेड ओके एक चीज अभी तक आपने देखे टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल एलिमेंट होता है दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज शुगर ठीक है वो वाला शुगर नहीं जो हम लोग डायबिटीज को बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में डोमेस्टिक लैंग्वेज में ये वो वाला शुगर नहीं है ये आपके बॉडी में एसेंशियल शुगर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो if I ask you what are sugars? Sugars are nothing but just the combination of hydrocarbons. Sugars are the combination of hydrocarbons. Hydrocarbons means it is the combination of again three elements. First element will be called as carbon. Second element will be called as hydrogen. And third element will be called as oxygen. ठीक है एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स का मतलब किसी न किसी फॉर्मेट में होगा एंड दैट फॉर्मेट इज कॉल्ड एज शुगर ठीक एक स्पेशल काइंड की शुगर होती है दैट काइंड ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज राइबोस शुगर है कुछ भी नहीं combination of these three elements only carbon hydrogen oxygen means three elements CHO इनका कोई ना कोई रेशियो होगा है ना फॉर एग्जांपल हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उनका आपका 1:2:1 का रेशियो होता है ठीक ग्लूकोज की अगर बात करें तो अगेन उसका 1:2:1 का रेशियो होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल काइंड की शुगर है तो उनका कुछ और रेशियो है रेशियो हम लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है क्योंकि अभी आपको केमिस्ट नहीं बन करके केवल एक सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर के तरीके से यहाँ पर इन सारी चीजों को देखना है तो हम लोग उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे अपने काम की बात करते हैं तो इसका कोई ना कोई प्रपोर्शन होगा ठीक है अब यही जो हाइड्रोकार्बन है आपकी बॉडी में राइबोस शुगर जिसकी मैं बात करता हूं राइबोस शुगर आपके शरीर में धागे के फॉर्मेट में है अवेलेबल लाइक दिस ठीक है अब ऐसा एक सिंगल थ्रेड तो होगा नहीं बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं एक और थ्रेड ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ये भी आप मान करके चलिएगा कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है अलग अलग है बस सिंपल सी बात ठीक है आप ये मान करके चलिएगा इन नोड्स पर ये भी जॉइंट नहीं है थर्ड क्योंकि ये 3D प्रेजेंटेशन है 2D में तो थोड़ा दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा लेकिन आप लोग बस ये कंसीडर करके चलिएगा कि ये कहीं पर भी जुड़े हुए नहीं है आप स्प्रिंग को देखिए स्प्रिंग के दोनों एंड पर रखिए तो आपको दूर से तो 2D में ऐसे ही दिखेगा लेकिन अल्टीमेटली वो आपस में जुड़े हुए नहीं ठीक है अब आपको चूंकि ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन इसका इतना बड़ा साइज नहीं होता है इसका साइज होता है एंगस्ट्रॉम के लेवल पर यानी 10⁻⁻10 मीटर के लेवल पर कितने लेवल पर 10⁻⁻10 मीटर के लेवल का साइज होता है आप सोचिए यहां पर कि पुराने टाइम पर हम लोग या फिर आप लोगों ने भी स्कूल वगैरह में जब 10th में भी कभी कोई बायोलॉजी या केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने एक डिवाइस को जरूर देखा होगा दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप ठीक है माइक्रोस्कोप आपको किसी भी चीज की विजिबिलिटी देती है इस लेवल पर 10⁻⁻6 मीटर पर तो दोनों का डिफरेंस कितना है 10⁻⁻4 मीटर अगर दोनों का डिफरेंस 10⁻⁻4 मीटर का अवेलेबल होगा तो इस कंडीशन में आपको कोई भी चीज जो आप नेकेड आइज से देखेंगे वो आपको इस टाइप की बिल्कुल सीधी दिखेगी लाइन दिखेगी ठीक है मतलब ये जो दोनों थ्रेड है आपको केवल नेकेड आइज से माइक्रोस्कोप से देखने पर भी सिंगल लाइन दिखेगी ठीक है अब अगर इन दोनों थ्रेड के बीच में ए टी टी ए जी
सी, सी, जी, ए, ए, टी। इस टाइप से अगर कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, आपके वही एलिमेंट है, ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, सी से साइटोसिन, जी से ग्वानिन, यही सारे एलिमेंट है, ठीक है। अब यही सारे अगर एलिमेंट है यहां पर, तो इस कंडीशन में ये जो पूरा का पूरा पैटर्न बना, ये पैटर्न बना डीएनए का पैटर्न, हर जगह पर बनेगा, और हर जगह को डिकोड अगर आप कर लेते हैं इसी टाइप के पैटर्न को, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, राइट। और इसी पैटर्न को आप ATT इस टाइप से अगर कुछ लिखें, ATT, AGC, CGA, तीन तीन के पैटर्न में अगर आप इस टाइप से लिखते चले जाएंगे, then it is called as genetic code. Dr. Hargobind Khurana got Nobel Prize for this. Dr. Hargobind Khurana got Nobel Prize for this. That is the entire pattern of human gene. ठीक है, that is the pattern of human gene. बात समझ में आई यहां तक के? ठीक है, अब एक पॉसिबिलिटी और देख लेते हैं हम लोग। पॉसिबिलिटी ये है कि इस टाइप का एक थ्रेड ये रहा आपका, मैंने इसका मिनिएचर ऐसा लिख दिया। अगर दूसरे टाइप का थ्रेड यहां पर आकर के कहीं बीच से जुड़ जाए, तो ये आपको कैसा दिख रहा है? एक्स की तरीके से दिख रहा है। एक और थ्रेड ऐसे ही मिल जाए जो बीच से आपस में कहीं जुड़ा हो इन एलिमेंट के द्वारा, तो ये आपका क्या हो गया? एक्स एक्स मीन्स ये कंडीशन हो गई, या फिर ये हो गया क्रोमोसोम ऑफ गर्ल। सेम कंडीशन में अगर एक्स बना हो और यहां पर दो जगह जुड़ जाए, दो थ्रेड्स दो जगह जुड़ जाए, तो ये बन गया एक्स वाई मीन्स क्रोमोसोम ऑफ बॉयज। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को, मैं कुछ थोड़ा डिक्टेट कर देता हूं आपको। पहला पॉइंट लिखिएगा, DNA is the combination of various nucleotide DNA is the combination of various nucleotide with ribose sugar thread, and the type of attachment between two threads of ribose sugar with nucleotides is known as DNA. To decode the mystery, it is known as DNA fingerprinting. ठीक, आज की फर्स्ट क्लास थी, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, उसके बाद कल थोड़ा सा और डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।